नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बोधघाट जल विद्युत परियोजना का जिन्न बोतल से बाहर आया है। केंद्रीय जल आयोग से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार ने परियोजना के सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार करने का ऐलान किया, जिस पर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने सवाल खड़े करते हुए परियोजना को फिर से शुरू कराने की घोषणा को जनता के साथ छलावा बताया, जिस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। बोधघाट को लेकर शुरू हुए विवाद के हर पहलू पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेंगे ये रिपोर्ट। ये मात्र लोगों को भ्रम में डालने का है, छलावा है। पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने छत्तीसगढ़ सरकार की बोधघाट परियोजना को फिर से शुरू करने की घोषणा को जनता के साथ छलावा बताया है। जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे को लिखे पत्र में उन्होंने परियोजना को पर्यावरण और सामाजिकता के लिए प्रतिकूल बताते हुए राज्य सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े किए। चंद्रशेखर साहू ने यह भी दावा किया कि 21,000 करोड़ रुपए लागत वाली ये परियोजना कभी व्यवहारिक रूप नहीं ले सकती। ऐसे में सर्वेक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च करना सही नहीं है। इस सरकार का कुल बजट ही 1 लाख करोड़ है, उसमें 21% या 22% आप एक परियोजना में कैसे डाल सकते हैं, जबकि उसका व्यापक प्रभाव है, चाहे वाइल्ड लाइफ से लेके चाहे वहाँ के वन क्षेत्रों के विस्थापन का जो विषय है वो, उन सब मिला के मुझे लगता है ये मात्र लोगों को भ्रम में डालने का है, छलावा है। पूर्व मंत्री के बोधघाट परियोजना को जनता के साथ छलावा बताने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों से छलावा करना कोई बीजेपी से सीखे। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार हमेशा किसानों के साथ है। जहां जहां भी खेती किसानी के लिए सिंचाई परियोजनाओं की जरूरत होगी, वहां इस तरह की योजना शुरू की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सिंचाई परियोजना का काम केवल इसलिए अगर नहीं शुरू किया कि सिंचाई करना किसानों के खेतों में उनको छलावा लगता है और पूंजीपतियों को छत्तीसगढ़ के जमीन बेचना उनको अच्छा लगता है, तो इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और ये सिंचाई परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ की किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मैं समझता हूँ आदरणीय भाई चंद्रशेखर साहू जी को चिंता करने के कोई इसमें विषय है ही नहीं। बहरहाल पिछले 41 साल से अधर में अटके बोधघाट परियोजना का जिन्न तब बाहर आया जब सरकार के प्रयास से केंद्रीय जल आयोग ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी, जिसके बाद राज्य सरकार ने परियोजना के सर्वेक्षण और डीपीआर तैयार कराए जाने को लेकर अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए। जाहिर है पहले भी कई बार वन संपदा और वन्य जीवों पर खतरा बताकर परियोजना को रद्द करने का फैसला किया जा चुका है, लेकिन दशकों बाद जब बोधघाट परियोजना को शुरू करने की सरकार ने घोषणा की तो विपक्ष के सवालों से इसमें विवाद का नया अध्याय शुरू हो गया, जिसका अंत फिलहाल तो नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो बोधघाट परियोजना को लेकर विवाद का जो नया अध्याय शुरू हुआ है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से चंद्रशेखर साहू जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, और कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टी का या अपना अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर साहू जी आपसे, चूँकि आपने पत्र लिखा सीएम को और आपने इस पे सवाल या निशान खड़ा किया है कि इतनी बड़ी परियोजना 21,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे, और फिर दूसरी बात आपने बोला है इसके लिए जो डीपीआर या सर्वे का काम है वो जिस कंपनी को दिया है उस पर भी आपने सवाल खड़ा किया है कि वो पहले कंपनी काम छोड़कर जा चुकी है जी। इसके अलावा जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस योजना से जो चीज़ें जो आपने इशू उठाए हैं कि इससे गांव विस्थापन होगा, 40 गांव का विस्थापन होगा, आदिवासियों के जीवन में फर्क पड़ेगा, और इसके अलावा वन्य जीवों के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें आपके पत्र में हैं। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये योजना उतनी कारगर नहीं है या उतनी कारगर नहीं हो सकती? जैसे आपने एक कहा भी है कि इस योजना के सर्वे में जो पैसा खर्च होगा उतने में कई माइनर प्रोजेक्ट्स भी शुरू हो सकते हैं। तो आप बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि 15 साल की भाजपा सरकार का यदि मैं लिस्ट देखूं तो डॉक्टर रमन सिंह जी कार्यकाल में कैलो ही एक योजना थी जो स्वीकृत भी हुई और उसका काम भी पूरा हुआ। अरपा का नहर का काम बाकी है, और बाकी इंटरलिंक की जो परियोजनाएं थी जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने नदियों को आपस में जोड़ने की योजना शुरू की थी, उसकी पाँचों की 5 योजनाओं में कुछ नहीं हुआ, और जो 4-5 योजनाएं हैं उसमें से एक योजना में ही कुछ काम हुआ है, बाकी में नहर का सबका काम बाकी है। तो यदि कहा जाए कि जैसा कि कांग्रेस के शासनकाल में देखा गया
श्यामा चरण शुक्ल जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा सिंचाई परियोजनाओं को जामा पहनाया, अमली जामा पहनाया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, जो अविभाजित मध्य प्रदेश था। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद अजीत जोगी जी के कार्यकाल में भी 2 योजनाएं हुई, समोदा निजदा परियोजना, 3 साल का कार्यकाल था, रमन सिंह जी का 15 साल का कार्यकाल था, और कांग्रेस का फिर से कार्यकाल आया तो कांग्रेस ने भी एक योजना को, जिसका उद्घाटन शिलान्यास इंदिरा गांधी जी ने करा था, उसको दोबारा से खोली उसकी फाइल। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है उससे? देखिए सुरेश जी, बहुत बस्तर का जो चित्र है वो व्यापक रूप से देखने की ज़रूरत है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो 80 के पहले इस योजना के लिए सारा तैयारी शुरू हुआ था। एक 40 साल हो गए हैं। एक 40 साल में ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही है, मध्य प्रदेश में हो चाहे छत्तीसगढ़ में आज का विषय हो, और 15 साल में जैसे आपने कहा, मैं जोड़ना चाहता हूँ उस पर, मैं आपकी बात पर कोई टिप्पणी करने का मेरा आशय नहीं है, लेकिन 40 साल में 40 साल में 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 18 साल में आप 15 साल में देखिए, कोसार टेढ़ा बहुत सफल बांध, ये 79 के आसपास जब इसको बोधघाट, जिसको पहले इंद्रावती सरोवर के नाम से परियोजना तैयार की गई थी, उसका और कोसार टेढ़ा का दोनों का लगभग आसपास स्टोन लेइंग हुआ था। मुरारजी के प्रधानमंत्री काल में, मैं नहीं जानता कि मुरारजी स्वयं वो आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन कोसार टेढ़ा सफलता के साथ आज बहुत सारे हमारे जो वनवासी भाई हैं, किसान हैं, उनको वो एक प्रकार से गंगा के रूप में वो प्रवाहित हो रही है। आज भी वहाँ पर पानी है। पूरा बस्तर ब्लॉक जो है, बकावन ब्लॉक है, और जो दूसरे ब्लॉक है 3-4 और लगे हुए, उसमें कोसार टेढ़ा का पानी आ रहा है। अब ये जो इंद्रावती का जो मामला है, शुरू से विवादित रहा है, आज का विवाद नहीं है। आप उसको खोल के, मुझे नहीं लगता कि आप प्रदेश का कोई भला कर रहे हैं। और स्वयं मंत्री जी कह रहे थे कि ये छलावा की बात कह के हमने कुछ ना कुछ उसको ट्रैक किया है। आपके तथ्य कह रहे हैं, आपके अपने आदेश कह रहा है। आपका जो आदेश है उसकी कॉपी यदि हम जारी कर दें तो उसमें स्पष्ट है कि इसके लिए डीपीआर बनाने के बाद आपको सैद्धांतिक वहां पर केंद्रीय एजेंसी से उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस और इन्वायरमेंट क्लियरेंस, और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनकी रिपोर्ट, फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वहां पर लागू है वनवासियों को, और साथ ही साथ मुझे लगता है अभी जो लेटेस्ट बात बता रहा हूं, वहां पर जो 36 गांव के लोग हैं जिनको लगा कि ये कहीं न कहीं हमारे विस्थापन के सामने एक विस्थापन की समस्या आएगी, तो वहीं दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत हितमेटा गांव में सब लोग इकट्ठे हुए। अब देखिए, आप पूरी तरीके से आप कर नहीं सकते इस योजना को। मैं पहले भी कह चुका हूं, आदरणीय रमेश वल्लानी जी से क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं कि इस योजना को आप चाहे तो नहीं चाहे तो कर ही नहीं सकते। लेकिन हितमेटा गांव में कितने लोगों का जमावड़ा हुआ, आपकी रिपोर्ट कहला सकती है। आप इंटेलिजेंस से मांग सकते हैं। रिपोर्ट मांगे। साहू जी मेरी बात सुनिए। जी देखिए, सरकार काम पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, सरकार को क्लियरेंस मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, ये एक दूसरा विषय है। हाँ, विषय ये है, क्या ये योजना वहाँ के लिए वायबल है या नहीं, इससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा या नहीं, या इससे जो नक्सलवाद के खात्मे में कुछ कदम आगे बढ़ेगा या नहीं, या ये वहाँ पे विकास का रास्ता खोलेगा या नहीं, क्या क्लियरेंस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जितनी तरह की बात पे आ रहा हूँ, जितनी तरह के आपने फोरम बताया, आपके सवाल बहुत मौजूद है। ये परियोजना बस्तर के लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती थी, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। क्या बदल गया? आज पूरा वहां पर स्थितियां बदल गई है। क्या आप जो फॉरेस्ट का मामला आ गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आ गया। नहीं ये और दूसरे साहू जी जी मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। कर लीजिए। आज उस परियोजना की लागत आप 22,693 करोड़ 653 करोड़ आप बता रहे हैं। आप शुरू होगा 12 महीने तक उसका आप ड्रोन से सर्वे करेंगे और उस कंपनी से करवाएंगे, उस संस्था से कराएंगे जो 2006 से ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड है वो कंपनी। 5 करोड़ पहले भुगतान किया है, उसका भी आज तक अता पता नहीं, अन अकाउंट है उसका,
अकाउंटेबिलिटी उसकी शो नहीं हो रही है। और ऐसी परिस्थिति में आप ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम तो अवतारी पुरुष हो गए। मुझे लगता है ये एक प्रकार से आप खुद को भी भ्रम में डाल रहे हैं और बस्तर वासियों को भी भ्रम में डाल रहे हैं। उसके विकल्प में और भी कुछ हो सकता है, उस पर विचार करना चाहिए। डंकनी नदी, शंखनी नदी पूरी तरीके से प्रदूषित है, लाल पानी जिसको कहा जाता है। और भी जो दूसरे नदियां हैं, उड़ीसा में जो अपर इंद्रावती प्रोजेक्ट है जो मुथीगढ़ा बांध के नाम से है, 200 मेगावाट उनका प्रतिदिन का एक प्रकार से उत्पादन है, उसमें आप हिस्सेदारी मांग सकते हैं। जोरा नाला का विषय ऑलरेडी अभी तक के पेंडिंग है, आप उड़ीसा को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम बोधघाट परियोजना चालू करेंगे। ये बिल्कुल मुझे लगता नहीं है ये कहीं भी किसी भी रूप में बस्तर वासियों के लिए ये न्याय वाला विषय नहीं है। और मुझे लगता है बस्तर के लोगों से यदि पूछा जाए तो एक लाइन में कह देंगे ये योजना आप चालू करेंगे, इससे किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है। हो सकता है बस सरकार 5 साल इसको खींच दे। और मुझे लगता है इस मामले में एक व्यवहारिक नीति और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। फॉरेस्ट का मामला है, जल जंगल जमीन आप ही कहते हैं। साहू जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिस दिन भूपेश बघेल जी ने इस योजना के बारे में बात कही थी तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने उसका विरोध किया था, तो क्या ये पार्टी लाइन है या एक्चुअल में जो स्थिति आपने अभी जितने भी कारण बताए उसमें से एक भी कारण ऐसा नहीं बताया जिससे ये समझ में आया कि वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत है? आपने जितने भी कारण बताए वो सब क्लियरेंस से संबंधित कारण बताए, जिसको क्लियर करना हर सरकार की जिम्मेदारी है या वो करा लेगी। खैर वल्याणी जी, आपको मेरी बात सुन लीजिए फिर आप आगे आएगा। शिरीष जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर परेशान है कि वहाँ यदि बोधघाट जैसी सिंचाई परियोजना लागू कर दी, हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, तो वहाँ 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा होगी। और वैसे भी मैं बता दूं कि बस्तर के इलाके में, इस इलाके में सुकमा, कोंटा, दंतेवाड़ा, इसमें 2% सिंचाई सुविधाएं हैं, यानी पूरे प्रदेश में सबसे कम सिंचाई सुविधाएं वहाँ पर हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सिंचाई के माध्यम से वहाँ खेती को मजबूती दें ताकि वहाँ के आदिवासियों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो। और आज नक्सल प्रभावित इलाका है तो नक्सली समस्या से निजात पाने के लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आज रोजगार है। इस कोरोना काल में हमने देख लिया, इंडस्ट्री बैठ गई लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर अब मजबूती से खड़ा है, वही जीडीपी को भी संभाल के रखेगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए यदि भूपेश बघेल जी को एक योजना ला रहे हैं तो उसका आपको स्वागत करना चाहिए। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ये वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी की, तो केंद्रीय जल आयोग का तो ये पब्लिक सेक्टर का उपक्रम है। नहीं वो ठीक है, वल्याणी जी, यदि वो कंपनी या वो एजेंसी पैसा लेके गई है तो सरकार को ये देखने की जिम्मेदारी सरकार की है कि प्रदेश का पैसा खराब ना हो। चंद्रशेखर साहू जी ने जो बाकी बातें की उससे मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जिस एजेंसी की बात की गई है उसकी बात को लेकर जरूर इत्तेफाक रखता हूँ। सरकार को ध्यान देना चाहिए। चंद्रशेखर साहू जी, रमेश वल्याणी जी हमारे साथ बने हुए हैं। वल्याणी जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ बात कह रहे थे जो अधूरी रह गई थी। देखिए शिरीष जी, ये बस्तर की लाइफ लाइन है और आज बस्तर को आवश्यकता है सिंचाई सुविधाओं की। देखिए उसके पास और कोई रोजगार है नहीं। टाटा स्टील प्लांट आने वाला था, उम्मीद थी कि उससे कुछ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन हम लोगों ने आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए तेंदुपत्ता की तोड़ाई दर हम लोगों ने 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी। लघु वन उपज को हम वहाँ समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं। और ये सिंचाई की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि इससे तो वहाँ खेती लहलाएगी। 4 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा होगी, 500 मेगावाट वहाँ बिजली का उत्पादन होगा। तो वहाँ दोनों समस्याएं हैं, बिजली की भी कमी है, सिंचाई सुविधाओं की भी कमी है। तो बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाली योजना का मैं सोचता हूँ कि तकनीकी आधार पर विरोध नहीं करना चाहिए। ये सर्वे हो जाने दीजिए, सर्वे में सारे। देखिए, मैं चंद्रशेखर साहू जी की एक बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूँ। जिस एजेंसी की बात उन्होंने कही है, उस एजेंसी का रिकॉर्ड देखा जाए, यदि उस एजेंसी के काम में कुछ गड़बड़ी है तो एजेंसी चेंज की जा सकती है। देखिए वो शिरीष जी, अब यदि एजेंसी के बारे में मैं सिंचाई मंत्री जी का अवगत कराऊंगा,
मुझे ये लगता है पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए तो आप निश्चित रूप से मैं अवगत कराऊंगा कि एजेंसी के मामले में फिर भी उसका बैकग्राउंड जान लिया जाए, लेकिन एजेंसी के साथ यहाँ के भी अधिकारी और यहाँ की भी टीम लगी रहेगी सर्वे में। ऐसा नहीं है कि पूरा एजेंसी को फ्री हैंड दे दिया जाएगा, बाकायदा मॉनिटरिंग होगी पेमेंट के पहले भी, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक चीज़ मैं बता दूँ, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी खेती वाले क्षेत्र से आते हैं, रविंद्र चौबे भी कृषि के इलाके से आते हैं, तो इनका जो खेती के बारे में नजरिया है ना, एक अलग विजन है। साहू जी भी खेती से आते हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि साहू जी बहुत विद्वान आदमी हैं, कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे साहू जी जब चर्चा में आते हैं तो आमतौर पर कांग्रेस नेताओं का पार्टी लाइन पे विरोध नहीं करते हैं, वो अपनी बात नहीं सही है, नहीं वो है, इसीलिए मैं लेकिन साहू जी नहीं, साहू जी सज्जन आदमी हैं, पार्टी लाइन पे ज्यादा जाते नहीं हैं, लेकिन साहू जी 15 साल के रमन सरकार का इतिहास ये रहा है कि जो किसानों के लिए सिंचाई का पानी था ना, उसमें स्टॉप डैम बना बना के आपने उद्योगपतियों को देने का काम किया। तो रविंद्र चौबे जी ये जो बोल रहे थे ना कि आप क्यों छलावा करते हैं, आपने अपने कार्यकाल में उद्योगपतियों की ज्यादा सेवा की, किसानों की नहीं की। हम तो किसानों की सेवा कर रहे हैं। रमन सिंह जी चैलेंज किया था कि 2500 रुपया दे ही नहीं सकते भूपेश बघेल जी किसानों को, 25 रुपया दे के दिखा दिया। आपने उसमें भी अड़ंगा लगाया केंद्र सरकार ने कि समर्थन मूल्य से ऊपर दोगे तो हम आपका चावल नहीं रखेंगे एफसीआई के माध्यम से, तो रास्ता निकाला हम लोगों ने, तो नहीं बदल नहीं रहा। मेरे का यदि विजन है बोधघाट पर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उससे। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री बात करें तो बहुत अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी में विजन भी है, मिशन भी है। अरे मुख्यमंत्री जी के पर किसी बात टिप्पणी नहीं कर रहे हम, नहीं तो बोधघाट पे जो निर्णय लिया है सीएम साहब ने और रविंद्र चौबे जी ने, बड़ा सोच समझ के निर्णय लिया है, इसके दूरगामी परिणामों पर भी विचार किया है। और सबसे बड़ी चीज है, ये तो अभी प्रारंभिक स्तर पे है, सर्वे हो जाने दीजिए। आपके में जो आपने जो संज्ञान में लाया है उसका भी हम परीक्षण करा लेंगे। सर्वे हुआ नहीं है और आपको विरोध शुरू हो गया, ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ये छत्तीसगढ़ की लाइफलाइन को, आदिवासी अंचल की लाइफलाइन को अभी काम पटरी पे आने दीजिए। यदि आप अनुमति देंगे, अनुमति है आपको, तो ये विरोध की बात नहीं है और ये केवल पॉलिटिकल इशू भी नहीं है। जैसे मैंने पहले निवेदन किया, नहीं पर जैसे आपने पार्टी ने एक लाइन के कार्यकाल में केलो से लेके कोसार टेढ़ा तक, क्षीर पानी से लेके सुतिया पाट तक, मोंगरा से लेके श्याम परियोजना तक बहुत सारे योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। ऐसा नहीं है, पानी किसानों को नहीं मिला सिंचाई। चंद्रशेखर साहू जी, एक बात आपकी पार्टी को बहुत ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि श्यामा चरण शुक्ल जी कम समय के लिए 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन ये आप सारे इतिहास में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा सिंचाई पर काम यदि किसी ने किया तो श्यामा चरण शुक्ल जी ने किया। डॉक्टर रमन सिंह जी उससे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन उतना बड़ा काम नहीं कर पाए सिंचाई के क्षेत्र में। सिंचाई के मामले में मैं स्वर्गीय आदरणीय श्रद्धेय श्यामाचरण जी का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, और उनका ही दिया हुआ ये गंगरेल बांध, सिकासेर डैम, आज भी बहुत सारी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में जो रुकी हुई है, उस पर फोकस होना चाहिए सरकार का, मेरा कहना है। और गंगरेल डैम को टाइम लिमिट के अंदर बनवा दिया। अपर सिकासेर ये एक परियोजना है, उसमें काफी पानी है, उसका पानी आप महानदी में ला सकते हैं। महानदी सूख रही है, महानदी बिल्कुल सूखी नदी हो रही है, उस पर आप ध्यान न देंगे। ऐसा नहीं है, हवा हवाई बात कर रहे हैं। ये साहू जी मुझे लगता है जी आपको जो ज्ञान है, आपको जो अनुभव है, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, आपको ज्ञान है, आपको अनुभव है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात इशू नहीं है, मेरी बात सुनिए। लेकिन आपके ज्ञान और आपके अनुभव का लाभ आपकी पार्टी ने 15 साल नहीं लिया। नहीं पूरा लिया, मैं 5 साल नहीं लिया। साहू जी आप भी जान रहे हैं, पार्टी के सारे कामों को, सारा जितनी योजनाएं बताई सब में स्टॉप डैम बना के पानी दे दिया उद्योगपतियों को। स्टॉप डैम में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, सारा स्टॉप डैम पानी सिंचाई में गया ही नहीं, सिंचाई में। लेकिन बोधघाट को लेके बोधघाट के मामले में एक और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री रहे हैं और श्रीमती गांधी जी के समय रहे हैं श्रीमान अरविंद नेताम जी, उससे जरा पूछ लीजिए, उनका विरोध था। आज भी है, नहीं आज नहीं, आज भी है, आज कोई आपके आने से साथ जानकारी आप बस्तर के लोगों का ओपिनियन लीजिए। आप 4 लाख की बात करके मुझे आप बोल रहे हैं तो हवा हवाई है बस्तर के लोगों का ओपिनियन, और लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपने जो इशू अभी उठाए हैं वो मुझे
व्यवहारिक नहीं लगते। नहीं, व्यवहारिक क्या है? एक चीज के जो एजेंसी निश्चित वाली रूप बात से है, मैं और वो जो 14 बिंदुओं में मैंने कहा जितना आप लेने से आ रहे हैं ना वनवासियों को, तो 14 बिंदुओं में मैंने सवाल नहीं, उठाए हैं। साहू अब ये जी। सवाल बहुत प्रासंगिक है और मैं जब बस्तर के लोगों के लिए, वहां के किसानों के लिए और पूरे प्रदेश के किसानों साहू के जी लिए ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, संघर्ष तो साहू जी, करेगी एक बात और हम बताइए। उसमें साहू जी, निश्चित रूप साहू जी ये से बताइए। सही तथ्य लाएंगे। आपकी पार्टी के बस्तर के किसी भी नेता ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? वहां से कोई आवाज क्यों नहीं देखिए, आई? अभी भी आ रही है, मेरा सोशल किसी ने मीडिया में नहीं है। किया है। नहीं, आपके सोशल मीडिया में इतने वहाँ सारे के बड़े किसान नेता हैं रूप से आपके, किसी ने नहीं केदार कहा है। कश्यप किसान मोर्चा अभी महेश लोगों गागड़ा को है, पता ही नहीं वहाँ है। पर, श्रीमान जी, उन लोगों को पता ही दिनेश नहीं कश्यप है। है। आप बाले नहीं, बिना नहीं, टेंडर किए साहू किसी जी, अभी एजेंसी टेंडर वाली को बात आप कहाँ दे से रहे आई? हैं। अभी लोगों तो को सर्वे पता तो है। रहे, पता साहू चलेगा जी, तब अभी पता टेंडर चलेगा टेंडर लोगों वाली को। बात ही नहीं, अभी अब सर्वे अब है। लोगों को वाइट पब्लिसिटी होगी तब पता चलेगा। साहू लेकिन जी। मेहरबानी करके हवाई बात करके बस्तर के लोगों के साथ छलावा मत करिए और इस परियोजना पर पुनर्विचार करिए, इसकी स्वीकृति पर पुनर्विचार आप क्या चाहते हैं? ये मेरा कहना है। आप क्या चाहते हैं ये योजना लागू ना हो? ये योजना मेरा पे काम- हिसाब मतलब कहना वहाँ है की सिंचाई सुविधा कि नहीं मिलना या- चाहिए। सुनिए, या- सिंचाई या- सुविधा या- पूरी मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेगी? लेकिन आप केवल हवाई करके नहीं कैसे कर रहे। हवाई हो रहा है? आप पुनर्विचार प्रोजेक्ट- करके प्रोजेक्ट बनता है। योजना पर मैंने अरे भाई, कहा, अभी क्या तो संगठन सर्वे है। नदी, क्या आप डंगरी दूसरे नदी- स्वरूप साहू जी, अभी तो आप- सर्वे आप- है। एक प्रकार से सर्वे है अभी तो। प्रभावित हो रही है। आप ये क्या सर्वे है? आप 4 बार अभी सर्वे तो- किए और 5 बार पहले- इसका विभाग का परिवर्तन पहले हुआ। तो आप सुनिए। कुछ नहीं कर सकते। आप 4 लाख का 400 एकड़ में भी ये सिंचाई अरे कर दे। ये आपका सोच हो मैं सकता सार्वजनिक है। जीवन से नहीं, ये आपकी गलत सार्वजनिक टिप्पणी जीवन से है। त्याग कर दूंगा। ये आपकी मैं कहना गलत चाहता हूं। टिप्पणी ये है। देखिए, साहू, आप ये इस योजना परियोजना के ये बारे में योजना अमली जामा जो भी लेके आप आपका- करके दिखाएंगे। आपका जो तथ्य एक है मिनट, वो बदला नहीं, एक बिल्कुल मिनट। जवाब देने लायक नहीं साहू है। जी। सरकार के पास इसका जवाब नहीं है। साहू जी, साफ सुनिए। कहता साहू जी, हूँ। और सुनिए। चौबे जी को आना चाहिए था इस बात में। चौबे जी से आप बात कर लीजिए ना। मैं स्वयं क्या बात करना है? चाहता हूँ। साहू- चौबे जी जाके- बात करें साहू जी, तब साहू ये जी। सरकार के पास इस बात के लिए जवाब नहीं पूरा है। जवाब है। सोच समझ जवाब के लिया है और सोच आप समझ पूरी के निर्णय लिया तरीके है। से बस्तर के साथ अब पूरे प्रदेशवासियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। आप लोग आदिवासियों और ये का गलत करी, तो आप भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का इस उत्तर मामले भी चाहते को नहीं, इसका मतलब है जन-जन के बीच में जाएगी। आप चाहते आदिवासी लंगोटी में रहे। हो रही है और- और पर हमारा और चर्चा का कुल उद्देश्य मिला हमारा के- ये था कि बस्तर के लोगों आप का लाभ आदिवासियों हो। को लंगोटी लेकिन में देना चंद्रशेखर चाहते साहू जी हैं। भारतीय अरे जनता आप पार्टी लोगों ने का लंगोटी इसका कोई में रखा है वैकल्पिक हमने प्लान है, अभी तो उनको हम सरकार को सत्याग्रह देना कर रहे हैं चाहिए, उसका। हमारा मानना है। बसार टेढ़ा लेकिन उदाहरण इस है। योजना से जंगली बस्तर संक्रांति के का लिंक आदिवासी के उदाहरण जनजीवन है। पर फर्क पड़ेगा, उनके जनजीवन में सुधार होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत